नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जी के स्टूडियो पॉइंट चैनल पर, जहां पर हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा उनको स्टडी करते हैं। तो आज एक बार फिर इस चैनल पर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए पेश है, जिसका नाम है गुप्त डायनेस्टी या गुप्त राजवंश। अगर हम गुप्त राजवंश की बात करें तो ये मौर्य डायनेस्टी के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी था, जिसने वॉल इंडिया यानी कि प्रेजेंट टाइम के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल तक इसने कंट्रोल किया था। हाँ, साउथ इंडिया कुछ पार्ट इसके कंट्रोल से बाहर था, बट फिर भी जो प्रेजेंट टाइम का भारतवर्ष है या भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके ज्यादातर हिस्सों पर, ज्यादातर पार्ट पर इसका कंट्रोल था। और इसको इसलिए भी कहा जाता है कि ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये वही टाइम है जब इंडिया को गोल्डन इरा इंडिया का कहा जाता था। गुप्त डायनेस्टी के रूलिंग टाइम को ही, गुप्त डायनेस्टी शासन काल को ही भारत का गोल्डन इरा बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। तो आइए देखते हैं क्या रीजन था, क्यों स्वर्ण युग बोला जाता था, क्यों इसको कहा जाता है कि मौर्य डायनेस्टी के बाद ये सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा इंडिया का पार्ट कंट्रोल करने वाला डायनेस्टी था। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गुप्त डायनेस्टी की बात करें तो ये मगध किंगडम, जो बहुत पहले से सबसे पावरफुल किंगडम रहा, उस किंगडम का इस कंट्रोल रहा इस डायनेस्टी का मगध किंगडम पर, और उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की कैपिटल थी। तो आइए देखते हैं कैसे इस डायनेस्टी का सफर रहा। तो स्टार्ट करते हैं इसके फाउंडर से। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त, जो कौशाम्बी के एक राजा थे। मीन्स जैसे जनपद और महाजनपद में आपको बता चुका हूं, वो जनपद के एक रूलर थे जो किसी महाजनपद यानी कि मगध जनपद के अंडर में रूलिंग करते थे। तो अगर इनकी बात करें, इनका जो रूलिंग टाइम था 240 कॉमन इरा टू 280 कॉमन इरा, यानी कि 240 ईस्वी से 280 ईस्वी, ठीक है। और कौशाम्बी जो प्रेजेंट है इलाहाबाद के पास में, वहां इसका रूलिंग एरिया था। इसमें यहां से स्टार्ट होता है गुप्त डायनेस्टी। इसके बाद इसका बेटा घटोत्कच 280 में यहाँ का यानी कि कौशाम्बी का रूलर बना, और 390 सी कॉमन इरा तक यहाँ रूलर रहा है। 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक ये रूलर रहा। इस घटोत्कच के टाइम तक इस डायनेस्टी का कोई ज्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं थे। हाँ, ये दूसरे एक बड़े किंगडम के अंडर में छोटा इनका एक स्टेट था, छोटा एक अपना एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक तो नहीं कह सकते, एक स्टेट था छोटा, जो एक बड़े किंगडम मगध के अंडर में था। इसके बाद स्टार्टिंग होता है इस डायनेस्टी का पावरफुल बनना। जी हाँ, जब इसका थर्ड नंबर रूलर आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के इसको कहते हैं, 319 सी कॉमन इरा, जिसको हम एडी बोल देते हैं। ये घटोत्कच की डेथ के बाद रूलर बना कौशाम्बी का, और इसने अपने आसपास के छोटे मोटे राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। उसके बाद इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, एंड टाइटल महाराज धीराज, और महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि इसने आसपास के बहुत से राज्यों को जीत चुका था। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि जब कोई राजा अपने आप को सबसे पावरफुल शो करता था तो अश्वमेध यज्ञ कराता था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ कराया और महाराजा धीराज की टाइटल अडॉप्ट किया। ये फर्स्ट मतलब पावरफुल हम कह सकते हैं, जो सबसे मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है गुप्त डायनेस्टी के पावरफुल बनने की। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें, फिर 350 तक इसकी डेथ हो जाती है, और इसका बेटा समुद्रगुप्त 350 में मगध का किंग बन जाता है, राजा बन जाता है, यानी कि महाराजा धीराज बन जाता है। 350 में इसके बनने का जो लिखा हुआ है हरिसेन, इसके पोइट थे, इसके कोर्टियर थे, इसके राज दरबारी राजकवि थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सी डिटेल दी हुई है। अब अगर मैं सब डिटेल बताऊंगा बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ, जब मैं लास्ट में समुद्रगुप्त या इसका जो लास्ट रूलर था, उसके बाद मैं कुछ आपको ऐसे एविडेंस दूंगा जो गुप्त डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, जैसे कुछ शिलालेख हो गए, यानी कि रॉक एडिक्ट हो गए, वो सब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी समुद्रगुप्त को देखते हैं। 350 to 375 इसका रूलिंग टाइम रहा पाटलिपुत्र पर, और हरिसेन इसका कोर्टियर था, इसका दरबारी कवि था, कोर्टियर पोइट था। इसकी सबसे बड़ी जो हमें अचीवमेंट मिलते हैं कि इसके टाइम में सबसे पहले गोल्डन कॉइन के एविडेंस मिले हैं। इंडिया में सबसे पहले गोल्डन कॉइन के जो एविडेंस मिले हैं वो
समुद्रगुप्त के मिले हैं। और इसके जो गोल्डन कॉइन्स है उस पर इसको वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया। मतलब वीणा होता है एक बड़ा सा, देखा होगा आपने, गिटार से बहुत बड़ा होता है, वीणा वाद्य यंत्र एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इसको प्ले करते दिखाया गया है। साथ ही साथ इसको विंसेंट ने इंडिया का नेपोलियन बोला है, भारत का नेपोलियन याद रखिएगा। इस समुद्रगुप्त को बोला जाता है क्योंकि इसने इंडिया, उधर अफगानिस्तान, नेपाल और साउथ इंडिया का बहुत सा पार्ट और कामरूप यानी कि प्रेजेंट टाइम का आसाम, ये सब पार्ट जीत चुका था। गुजरात तक इसने अटैक किया और उन गुजरात तक के पार्ट को इसने जीतकर अपने अंडर में कर लिया, इसलिए समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। फिर 375 सी यानी कॉमन इरा ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद इसका बेटा चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किंग बनता है पाटलिपुत्र का। 350 में से किंग बनने के बाद सबसे पहले क्या करता है कि ये एक बाहर से अटैक हो रहा था यानी कि यूरोप साइड से शकों का, उन शकों को डिफीट करता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट था चंद्रगुप्त सेकंड का, शकों को डिफीट करके। फिर जब इसने शकों को डिफीट किया उसी टाइम पे इसने चलाया शक संवत यानी कि शक कैलेंडर। तो शक कैलेंडर किसने चलाया याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। वो भी जब इसने शकों को डिफीट किया उस डिफीट करने के टाइम पर ही इसने शक कैलेंडर बनाया था। वो मैं अभी आगे आप बताऊंगा, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस ईयर में इसने शक कैलेंडर चलाया। वो मैं पूरा एक इसके बाद पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा ब्लैक बोर्ड पर कैसे कैसे डिफीट हुआ, कैसे उसने शक कैलेंडर बनाया, शक संवत चलाया। दूसरी बात, जो एक चीनी यात्री इंडिया आया, नाम था फाहियान, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था, याद रखिएगा फाहियान, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में इंडिया आया। और सबसे बड़ी जो इसका अचीवमेंट था वो था नवरत्न यानी कि 9 फेमस दरबारी कवि इसके दरबार में रहते थे। कवि नहीं कह सकते, 9 फेमस विद्वान कह सकते हैं, जिसमें आर्यभट्ट हो गए, कालिदास हो गए, बहुत से मतलब ऐसे 9 नवरत्न थे। वो मैं आपको भी इसके जस्ट बात बताऊंगा 9 के नाम और उनका क्या ऑक्यूपेशन था, वो क्या काम। जैसे कालिदास एक कवि थे और आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, तो वो सब मैं भी इसके बाद आपको बताऊंगा इस पूरी डायनेस्टी के रूलिंग के बाद। ठीक है, तो नवरत्न इसके टाइम में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त के बाद फिर स्कंदगुप्त किंग बनता है 455 में। स्कंदगुप्त का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि जो उसने हुण, जो उस टाइम के गुजरात उसके कुछ पार्ट पर कंट्रोल कर चुके थे, उनको डिफीट किया और उनको इंडिया से ऑलमोस्ट 50 ईयर तक फिर हुण ने इंडिया के ऊपर अटैक करने का नहीं सोचा और वो 50 वर्ष तक इंडिया से दूर ही रहे। इतनी बुरी तरह हराया स्कंदगुप्त ने हुण को। तो स्कंदगुप्त के बाद कोई पावरफुल किंग नहीं रहा। एवं स्कंदगुप्त के बाद भी 100 ईयर्स तक, 100 साल तक मगध साम्राज्य पर गुप्त डायनेस्टी का कंट्रोल रहा, बट वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया और एट लास्ट 100 ईयर्स यानी कि स्कंदगुप्त के जब 467 सी में या एडी में इसकी डेथ हो गई, उसके बाद वो छोटे छोटे राज्यों में टूटकर फाइनली उस पर कंट्रोल दूसरी डायनेस्टी का हो गया। तो ये तो इसकी डायनेस्टी के कुछ फेमस किंग्स थे, कुछ उनके अचीवमेंट्स थे। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनके एविडेंस कहाँ से मिले, इनके रॉक एडिक्टिव वो क्या है या नवरत्न क्या था, वो देखते हैं इसके बाद। अगर बात करें गुप्त डायनेस्टी के सोर्सेज की, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, क्या उसके सोर्सेज है, तो जनरली हमारे पास 2 सोर्स होते हैं गुप्त डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन से। पहला तो है जो यहाँ पर पिलग्रिम्स आए दूसरी कंट्री से, जैसे चाइना से फाहियान आया, उसकी राइटिंग से उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी जो बुक्स है उसकी जो लिखा है उसने, उसे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा जो सेकंड हमें सोर्स है हमारे पास वो है इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख। उसमें सबसे बड़ा सोर्स है वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो। अगर इस अभिलेख की बात करें तो इसको समुद्रगुप्त ने कराया था, उसका जो दरबारी कवि था, उसका जो कोर्टियर पोइट था हरिसेन, उसके थ्रू इसको कराया। तो जनरली इसमें समुद्रगुप्त ने अपने बारे में यानी कि उसके अचीवमेंट्स थे, उसकी उपलब्धियां थी, उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे इसमें सबसे पहले उसने बताया कि उसने आर्यव्रत के 10 किंग्स को डिफीट किया, आर्यव्रत के 10 किंग्स को उसने डिफीट किया। साथ ही साथ उसने 12 किंग्स ऑफ दक्षिणापथ को भी डिफीट किया, मतलब दक्षिणापथ के 12 राजाओं को भी उसने हराया। और फिर उसने महाराजा धीराज, दक्षिणापथ, ये सब टाइटल अडॉप्ट किए, ये सब कराया। उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ यानी कि हॉर्स सैक्रिफाइस ये रिचुअल भी कराया।
तो ये जनरली जो इलाहाबाद पिलर है वो चंद्रगुप्त और उसके बारे में ही बताता है, बट फिर भी इसमें गुप्त डायनेस्टी चंद्रगुप्त से पहले की जो रूलर्स रहे हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया या श्रीगुप्त हो गया, उनके बारे में भी बताता है। ठीक है, इसके बाद जूनागढ़ भी हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। जूनागढ़ की अगर बात करें, यहाँ पर एक लेक है, जूनागढ़ लेक को रिपेयर करा चंद्रगुप्त सेकंड ने। उस लेक को रिपेयर कराने के बाद वो दरअसल लेक जो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी गुजरात की जूनागढ़ में, और फिर वो लेक मतलब ये मानकर चलिए गुप्त पीरियड तक पहुंचते पहुंचते एकदम से वो डैमेज हो चुकी थी, लेकिन फिर गुप्त डायनेस्टी ने उसको रिपेयर कराया और वहां पर अपना एक इंस्क्रिप्शन छोड़ दिया, जिससे हमें पता चलता है गुजरात तक भी गुप्त डायनेस्टी का कंट्रोल था। ठीक है, फिर थर्ड वन पर आते हैं। थर्ड वन है हमारा दुर्जनपुर। ये रामगुप्त से रिलेटेड है, इसमें रामगुप्त के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू कि रामगुप्त एक ऐसा किंग था गुप्त डायनेस्टी का जो जैनिज्म को फॉलो करता था, क्योंकि इसमें इस इंस्क्रिप्शन में एक जैन साधु, 3 जैन साधु एक साथ बैठे हुए हैं, उसको उल्लेखित किया हुआ दुर्जनपुर अभिलेख में। ठीक है, तो ये रामगुप्त से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पुणे और रिद्धापुर इंस्क्रिप्शन। पुणे रिद्धापुर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें गुप्त डायनेस्टी की जो कास्ट रिलीजन उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जनरली इसमें बताया गया है कि जो इनकी कास्ट थी वो जो 3-4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था इंडियन सोसाइटी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बताया गया कि वैश्य कास्ट से रिलेटेड था ये गुप्त डायनेस्टी। इसमें बताया गया कि गुप्त जो डायनेस्टी थी वो वैश्य कास्ट से बिलोंग करती थी। वेस्ट जो वैश्य एक ब्रांच था इंडियन सोसाइटी का, उससे बिलोंग करती थी। बट इसमें यह भी कहा गया है कि जो श्रीगुप्त था, पूरा नाम ही उसका श्रीगुप्त था, और उसके गुप्त नाम को एज ए गुप्त डायनेस्टी ने टाइटल यूज किया। तो जो भी है, मतलब जो यहाँ से एविडेंस मिलता है मेनली इसके कास्ट और रिलीजन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वन इज भीतरी पिलर। अगर भीतरी पिलर की बात करें, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शंस की बात करें, तो इसमें स्कंदगुप्त ने अपने फादर को डिवोटेड किया हुआ, अपने फादर की महानता बताई हुई है भीतर पिलर में। तो नेक्स्ट वन इज दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया, और ये देवगढ़ में है, याद रखिएगा। दशावतार टेम्पल भी गुप्त डायनेस्टी की धरोहर है। इसके साथ साथ गुप्त डायनेस्टी के बहुत बड़े अचीवमेंट्स थे, जैसे उस टाइम गोल्ड और सिल्वर, शायद बताया जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड सिल्वर उस टाइम इंडिया में था, क्योंकि पूरे जितने भी कॉइन्स थे वो गोल्ड या सिल्वर के होते थे। ठीक, जैसे स्कंदगुप्त की एक मैंने आपको बताया था, वो वीणा प्ले करते, वीणा बजाते हुए भी उसकी एक तस्वीर है सोने के सिक्के पर। इससे पता चलता है कि ये लोग स्वर्ण मुद्राएं भी यूज करते थे, चांदी की मुद्राएं भी यूज करते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं नवरत्न। नवरत्न कौन कौन थे, क्या क्या नाम थे। तो ये सबसे पहले नवरत्न देखते हैं। कालिदास, आप लोगों ने कालिदास का नाम सुना होगा। अभिज्ञानम शाकुंतलम उनकी मशहूर कृति है, उसको दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, एवं इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेट किया हुआ है। कालिदास एक पोएट थे और सबसे फेमस ये कोर्टियर थे नवरत्न में से। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, ये एक फिजिशियन और मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट का आप नाम सुना भी होगा, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर, ये ज्योतिष शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। उसके बाद अमर सिंघा थे, ये संस्कृत स्कॉलर थे। फिर नंबर 5 पर आते हैं धन्वंतरी, ये एक ग्रेट फिजिशियन थे और मेडिकल के फील्ड में इन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट्स है धन्वंतरी के। फिर है शंकु। शंकु की अगर बात करें, ये एक आर्किटेक्चर थे, ये स्थापत्य कला या वास्तुकला के बहुत बड़े जानकार थे, एवं जितने भी मतलब इनके टाइम में बिल्डिंग्स और टेम्पल्स और ये इंस्क्रिप्शंस है, उन सब के आइडियाज जो थे वो शंकु से ही आते थे। ठीक है, फिर नंबर 7 पर हरिसेन, ये एक पोएट थे और साथ ही साथ इन्होंने इलाहाबाद पिलर को भी स्क्रिप्टेड कराया हुआ था। फिर है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट आप सुना भी होगा, बेताल की कहानियां। तो बेताल भट्ट एक जादूगर थे, एक मैजिशियन थे। और लास्ट वन थे बारूची। बारूची भी एक संस्कृत स्कॉलर थे और इनकी जितनी भी आर्ट है, इनका जितना भी काम था वो सब संस्कृत लैंग्वेज में ही होता था। तो ये थे वो नवरत्न जिनके जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। और ये इनके सोर्सेज है जो हमें चंद्रगुप्त या फिर गुप्त डायनेस्टी के बारे में बताती है। तो अब आप आशा करता हूँ आपको इससे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, आपने एंजॉय किया होगा, आपने नॉलेज गेन किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। और फिर उन सभी लोगों को थैंक्स जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं,
और एक बात और आप सभी के लिए एक खुशखबरी ये है कि हमारे जीके स्टडी पॉइंट परिवार में अब हम 100+ लोग हो चुके हैं, यानी कि अभी तक इस चैनल के 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए धन्यवाद। हालांकि नंबर बहुत कम है, बहुत छोटा है, पर वो बोलते हैं गागर से ही सागर भरता है, तो बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। तो वही बात यहाँ आप लोगों को साबित कर देनी है। तो अभी इस चैनल को फैलाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पा सके, ज्ञान पा सके और थोड़ा नॉलेज ले सके। तो इसी आशा के साथ आज फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।